हेलो दोस्तों। इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है पांच चोर। यह एक हिंदी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, हिंदी कहानियाँ या चोर की कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए आप लोगों को हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। ताड़कापुर गांव में झुमरू नाम का नाई अपनी पत्नी शर्मिली के साथ रहता था। वो बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी था और थोड़ा बेवकूफ़ भी। लेकिन शर्मिली बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की थी। एक दिन झुमरू भागता हुआ घर आता है। शर्मिली, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? जैसे तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ गया हो। झुमरू, अरे अरे, वो चौधरी के लोग मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। शर्मिली, क्या कर दिया तुमने? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी हरकतों से। झुमरू, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शर्मिली, तो वो लोग क्या पागल हैं जो तुम्हें पीटने आ रहे हैं? तभी दरवाजे पर जो जोर से दस्तक होती है। चौधरी का नौकर, अरे वो झुमरू के बच्चे, बाहर निकल। शर्मिली, क्या हुआ भाई जी, क्या बात है? नौकर, कहाँ गया झुमरू का बच्चा? तुम्हें पता है वो चौधरी जी की हजामत बनाते बनाते सो गया और उसके बालों के साथ चौधरी के कान भी काट दिए। शर्मिली हैरानी से, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अब गांव में लोग उन्हें कनकटा चौधरी कहेंगे। नौकर, अपनी बकवास मत करो और बताओ कहाँ है वो झुमरू का बच्चा? शर्मिली, भाई उसे माफ़ कर दो, अभी तो वो घर पर नहीं है। वापस आता है तो मैं खुद उसे लेकर चौधरी जी के पास आऊँगी और उनके बचे हुए कान, मेरा मतलब है बचे हुए बाल, कटवा दूँगी। नौकर, अरे कोई ज़रूरत नहीं उसे लेकर हमारे सामने आने की। चौधरी के नौकर वापस चले जाते और झुमरू कुछ दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलता। शर्मिली, सुनते हो, आज 4 दिन हो गए हैं तुम काम पर नहीं गए। कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? झुमरू, तुम तो जानती हो कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और रोज़ रोज़ मेरे पीछे काम पर जाने के लिए मत पड़ा करो। शर्मिली, ठीक है, थोड़े दिनों में भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। झुमरू, भीख क्यों मांगूंगा मैं? शर्मिली, क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो जाएगा, फिर भीख मांग कर ही गुजारना करना पड़ेगा। तुम्हारे आलस की वजह से कोई तुम्हें काम नहीं देता, हर समय तुम्हें सिर्फ सोना होता है। झुमरू, अब मुझे नींद आती है तो सोऊंगा ही ना। शर्मिली, मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो खड़े खड़े सोता है। अपनी नींद की वजह से तुमने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, अब तो कोई हमारी मदद भी नहीं करता। झुमरू अपनी नींद की वजह से कितने ही लोगों के बाल काटते काटते नाक कान काट चुका था और कितने लोगों की तो आधी मूछें ही उड़ा चुका था। अब लोग झुमरू को हजामत के लिए नहीं बुलाते थे। एक दिन शर्मिली, राजा जी के यहाँ 12 साल का बेटा हुआ है। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है और गरीबों को दिल खोल कर दान दे रहे हैं। तुम एक काम करो, राजमहल चले जाओ और महाराज से कुछ मांग कर लाओ। झुमरू, क्या मांग कर लाऊं? शर्मिली, अभी भी क्या मैं बताऊं? खुद के पास भी थोड़ा दिमाग है कि नहीं? वही लगा लो ना। झुमरू राजमहल जाता है। झुमरू, महाराज मुझे भी कुछ दान में दे दीजिए। महाराज, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, आज हम मुंह मांगा दान दे रहे हैं। झुमरू, मतलब महाराज ये तो मेरी पत्नी ने नहीं बताया, पर आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। महाराज गुस्से में, अरे तुम कैसे आदमी हो, मैं मुंह मांगा दान दे रहा हूँ, तुम जो चाहिए वो भी नहीं पता। झुमरू, महाराज मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस सोने के लिए थोड़ी ज़मीन मिल जाए। महाराज, ठीक है। महाराज झुमरू को गांव के बाहर एक ज़मीन का टुकड़ा देते हैं और झुमरू खुशी खुशी घर वापस जाता है। शर्मिली, आगे तुम क्या लाए महाराज से? जल्दी से दो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। झुमरू, महाराज ने मुझे ज़मीन का टुकड़ा दिया है। शर्मिली गुस्से में, हे भगवान, तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? हम ज़मीन के टुकड़े का क्या करेंगे? झुमरू, ये तो तुम्हारी गलती है, मैंने तुमसे पूछा था कि महाराज से क्या मांगना, तुमने ही मुझे कुछ नहीं बताया। शर्मिली, तो तुमने महाराज से क्या कहा? झुमरू, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दीजिए। महाराज ने कहा कि वो मुँह मांगा दान दे रहे हैं, बार बार मुझसे ही पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, इसीलिए मैंने कह दिया कि मुझे तो ज़मीन पर सोने के लिए बस जगह चाहिए। महाराज ने मुझे ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। शर्मिली गुस्से में, हे भगवान, सिर्फ सोना और सोना ही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं? हमारे पास ना तो हल है ना खेत जोतने के लिए बैल, तो हम उस ज़मीन का क्या करेंगे? झुमरू, तुम खुद चली जाती, तुमने मुझे क्यों भेजा? शर्मिली झुँझलाकर, बस यही गलती कर दी मैंने जो तुमने महाराज के पास भेज दिया। शर्मिली बहुत समझदार थी, उसने ठान लिया कि वो इस ज़मीन पर खेती करेगी।
रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन सुबह शर्मिली झुमरू को लेकर उस जमीन पर जाती है। शर्मिली, मेरा भी बात ध्यान से सुनो जी, मैं जैसे जैसे करूँगी बस वैसे ऐसे ही करते जाना और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। झुमरू, ठीक। शर्मिली और झुमरू जमीन पर इधर उधर घूमने लगते हैं जैसे वे कुछ ढूंढ रहे हों। जैसे ही कोई राहगीर दिखता वो जमीन पर बैठ जाते हैं। इससे लोगों को ऐसा लगता कि वे किसी को देखकर ही रुक गए हैं। राहगीरों के साथ साथ नगर के 5 बड़े चोर की नज़र भी उन पर पड़ती है। पहला चोर, ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं इस ज़मीन पर। दूसरा चोर, बिल्कुल तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब वे किसी को आता देखते हैं तो एकदम उसे रुक जाते हैं, मानो वह या नहीं बताना चाहते कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। काफ़ी देर के बाद उनमें से एक चोर शर्मिली के पास जाता है। चोर, क्या हुआ बहन, कुछ ढूंढ रही हो क्या? शर्मिली, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। चोर, अरे बहन, तुम मुझसे बता सकती हो, अगर बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शर्मिली पहले तो थोड़ी नानुकर करती, फिर चोर के बार बार कहने पर उससे बताती है। शर्मिली, भाई, यह ज़मीन मेरे दादाजी की है। बहुत साल पहले उन्होंने इसमें सोने और चांदी से भरा घड़ा कहीं दबा दिया था। उस जगह का पता बताने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं और मेरे पति उसी घड़े को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कृपया यह बात किसी को मत बताना। चोर, हाँ बहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों मजदूरों की सहायता से इस पूरे खेत को खुदवा देना चाहिए ताकि घड़ा आसानी से मिल जाए। शर्मिली, अरे हाँ, यह तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं मजदूरों को लेकर खेत की खुदाई कराऊंगी। चोर, लेकिन जब वो अंधेरा होने वाला है बहन, तुम यह काम कल सुबह जल्दी करवा लेना। शर्मिली, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल सुबह मजदूरों के साथ खेत की खुदाई कराऊंगी। शर्मिली और झुमरू घर वापस चले जाते हैं। उधर चोर अपने बाकी 4 साथियों के साथ मिलकर पूरी रात खेत की खुदाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह शर्मिली और झुमरू खेत पर वापस जाते हैं। शर्मिली मुस्कुराकर, देखा तुमने, खेत की खुदाई हो गई, तुम यहीं रुको और किसी से कोई बात मत करना, मैं अभी आती हूँ। शर्मिली गांव की बनिया के पास जाती है। शर्मिली, सेठ जी, मुझे कुछ थोड़ा गेहूँ उधार दे दीजिए। सेठ, उधार तो दे दूंगा, लेकिन तुम वापस कैसे करोगी, तुम्हारा पति तो कुछ काम नहीं करता। शर्मिली, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसका 3 गुना गेहूँ आपके पास वापस कर दूंगी। शर्मिली उस गेहूँ को ज़मीन पर बो देती है। कुछ समय बाद ज़मीन से ज़्यादा अच्छी फसल होती है, लेकिन सभी चोर की बुरी नज़र शर्मिली और झुमरू पर होती है। गेहूँ काटने के बाद शर्मिली सेठ को 3 गुना गेहूँ वापस कर देती है और कुछ गेहूँ बेचकर थोड़े सोने और चांदी के सिक्के खरीदती है। उस रात चोर शर्मिली के घर जाते हैं। चोर, इस फसल में तुम्हें हमें भी हिस्सा देना होगा, क्योंकि तुम जानती हो उस ज़मीन की को खेती लायक खोद कर हमने ही तैयार किया था। सलीम, मैंने तुम्हें बताया था कि उस ज़मीन में सोना मौजूद है, तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो घड़ा मुझे मिल गया और मेरे पास है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। चोर, ठीक है, तुम संभाल कर रखना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। एक चोर घर में छुप कर बैठ जाता है, लेकिन शर्मिली उस चोर को घर के अंदर छुपते देख लेती है। झुमरू, चोर की बात से कुछ डरा हुआ था। झुमरू, तुमने बेकार में ही उनसे दुश्मनी मोल ली, अब न जाने क्या करेंगे वो। शर्मिली, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। झुमरू, तुमने वो सोने और चांदी के सिक्के कहाँ रखे हैं? शर्मिली, मैंने दरवाजे के नीचे घड़े में सिक्के रखे हैं, उसके ऊपर मिठाई रख दी है। चोर, अब वो पांचों में से सबसे समझदार मैं ही कहलाऊंगा। रात को जब ये दोनों सो जाएंगे तो मैं वह घड़ा लेकर बाहर निकल जाऊंगा। रात को दोनों सोने के बाद वह बाहर छुपे अपने साथियों के पास घड़ा लेकर जाता है। चोर, ये लो, मैं अकेले ही सिक्के को घड़ा लेकर आ गया। दूसरा चोर, तुम तो बड़े हिम्मती निकले, हम सब तो ऐसे ही तुम्हें कमज़ोर समझते थे। पहला चोर, अब तो मान गए, बड़ी मेहनत करी मैंने, उसे भूख भी बहुत लग गई है, इसलिए आते आते इस घड़े में थोड़ी मिठाई भी रख ली है, चलो पहले हम सब बैठकर ये मिठाई खाते हैं। सारे चोर मिठाई निकाल कर मुंह में डालते हैं, लेकिन शर्मिली ने मिठाई की जगह मिर्ची के लड्डू बनाकर रखे होते हैं, जिसे खाकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगली सुबह सारे चोर बहुत गुस्से में वापस शर्मिली के घर आते हैं। शर्मिली, आ गए तुम लोग, कैसी रही रात की दावत? तुम्हारी शक्लें देखकर लगता है कि दावत बड़ी ही स्वादिष्ट थी। चोर, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, अब तुम सावधान रहना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक चोर मौका पाकर छिप जाता है। रात में, झुमरू, तुमने उन सिक्कों को कहाँ रखा? मुझे तो चोर की बात से डर लग रहा है, न जाने क्या करेंगे। शर्मिली, तुम फिक्र मत करो, मैं उन सिक्कों को नीम के पेड़ पर लटका दिया है और उन चोरों को
क्या उनके परदादाओं को भी शक नहीं होगा? झुमरू खुद को बड़ा समझदार समझते हैं ये लोग। चोर नीम के पेड़ से सिक्कों की पोटली तो हम बहुत ही आसानी से उतार लेंगे। घर के बाहर अपने साथियों के पास जाकर वो पेड़ की तरफ इशारा करता है। चोर, वो देखो, इन बेवकूफ़ों ने सिक्कों की पोटली पेड़ पर लटका कर रखी, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। लेकिन वह सिक्के नहीं, मधुमक्खियों का छत्ता होता है। चोर अंधेरे में छत्ते पर हाथ लगाता है तो एक मधुमक्खी उसके हाथ में काट लेती है। अपने हाथ को कमर पर रगड़ता है। नीचे खड़े बाकी चोर को लगता है कि वह सिक्के अपनी जेब में डाल रहा है। तभी एक दूसरा मधुमक्खी उस चोर को काटती है। वह फिर से अपने हाथ को जोर से झटकता है। दूसरा चोर, तुम यह जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। आज तक हमने जो भी चोरियाँ की वह सब मिल बांट कर की है। आज तुम बेईमानी कर रहे हो। पहला चोर, मुझे किसी ने काटा। तभी दूसरा मधुमक्खी उसके सीने पर काटती है। चोर जोर जोर से अपना हाथ सीने पर मारने लगता है। नीचे खड़े चोरों को लगता है कि वह सिक्के ऊपर की जेब में भर रहा है। दूसरा चोर, हमारे साथ बेईमानी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पहला चोर, रुक जाओ, मैं भी पेड़ पर चढ़ता हूँ। मधुमक्खी ने उसे भी काटा तो उसने भी अपना हाथ कमर पर मारा। तीसरा चोर, अरे कुछ शर्म करो, वह तो बेईमान ही हो गया था, तुम भी उसके साथ बेईमानी कर रहे हो। सारे सिक्के नीचे लेकर आओ, जो होगा मिलकर बांटेंगे। दूसरा चोर कुछ बोलता उससे पहले दूसरी मधुमक्खी उसे काट लिया। उसने फिर से अपने हाथ को कमर पर रगड़ा, लेकिन नीचे खड़े चोर को ऐसा लगा कि दूसरा चोर भी अपनी जेब में सिक्के भर रहा है। एक एक करके सारे चोर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पांचवा चोर, रुक जाओ, तुम सब ने अपनी अपनी जेबें में सिक्के भर लिए। अब बाकी के बचे हुए सारे सिक्के सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। वह पूरी ताकत से छत्ते पर हाथ मारता है, जिससे मधुमक्खियाँ बुरी तरह से सबको काट लेती हैं और वे सभी पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। सर मिली, मुझे लगता है कि अब वो पांचों चोर कभी हमारे घर की तरफ वापस नहीं आएंगे। लेकिन कुछ समय बाद घर के बाहर कुछ आवाज़ें आने लगीं। सर मिलिए, उन चोरों की आवाज़ें हैं, ये फिर से वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन बेवकूफ़ों को पहले भी चकमा दिया है और आज तो इनको सबक सिखा कर रहूँगी। उसने अपने पति की हजामत करने का उस्तरा हाथ में मजबूती से पकड़ा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक चोर ने खिड़की से अंदर झांका तो सरबिली ने उसकी कान काट दी। चोर, खिड़कियों पर कोई नुकीली चीज़ टंगी हुई है, ध्यान से। एक एक करके सारे चोरों ने खिड़की के से अंदर जाने की कोशिश की और सरबिली ने सबकी नाक कान काट दी। सिर्फ एक चोर की नाक बच गई। वो किसी तरह अपने साथियों को लेकर वहाँ से हकीम के पास गया। सर मिली, मुझे लगता है कि अब ये चोर कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। जुमरू, तुम सही ही कह रही हो, मेरे साथ रहकर समझदार हो गई हो। दूसरी तरफ चोरों को यह समझ आ चुका था कि वे इतनी आसानी से सरमिल से कुछ नहीं ले सकते, इसीलिए वे भेष बदल कर राजा के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं। चोर, महाराज, शर्मिली और झुमरू ने हमसे अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात कहकर अपने खेत में खुदाई का काम करवाया, लेकिन बाद में जब फसल अच्छी हुई तो वह अपनी बात से मुकर गए। वे दोनों हमें फसल में कोई हिस्सा नहीं दे रहे। महाराज, आप हमें न्याय दिलाइए। महाराज, शर्मिली और झुमरू को दरबार में बुलाया जाए। शर्मिली, महाराज की जय हो। महाराज, इन पांचों ने जो भी कहा सब झूठ है। मैं भला क्यों इन्हें अपनी फसल का हिस्सा दूं? इनके पास क्या सबूत है कि मैंने इन्हें हिस्सा देने को कहा था? और दूसरी बात महाराज, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये आपके राज के वही 5 मशहूर चोर हैं जिन्होंने सेनापति जी कब से ढूंढ रहे हैं। आज ये आपके सामने भेष बदल कर आए हैं। सेनापति चोरों को पहचान जाते हैं। महाराज, शर्मिली, तुम बहुत ही समझदार और वीर हो। हम तुम्हारी सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए, इसीलिए हम झुमरू को अपने महल में काम पर रखते हैं, और क्योंकि तुमने राज्य के चोरों को पकड़वाया है, हम तुम्हें इनाम और ज़मीन देते हैं। इस तरह अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शर्मिली न सिर्फ चोरों को पकड़वाती है बल्कि झुमरू को राजमहल में काम भी दिलवाती है और अपने घर की स्थिति को सुधार भी लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।